सीधे मैं चलता हूँ आज के कार्यक्रम के टॉपिक की ओर, जो है प्रउत जन जन तक। तो केसर ने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताया कि कैसे और क्यों आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए पहली बुनियादी शर्त होती है क्यों। अगर मान लीजिए कि हम घर में परचेजिंग भी करने जाते हैं तो घर का गार्जियन पूछते हैं ना, क्यों चाहिए, 5 किलो चीनी तो आई थी, तो फिर क्यों चीनी चाहिए। तो बताना पड़ता है कि भाई चीनी खत्म हो गई है, गेस्ट ज्यादा आ रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं, लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो चीनी ज्यादा चाहिए। तो जरूरत है या नहीं है, पहले हम लोग उसको देखते हैं, जिसको कि बहुत विस्तार से ऑलरेडी बता चुके हैं भाई केसर। लेकिन प्रउत कहता है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। तो लोकली मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ उड़ीसा या कौशल समाज और उत्कल समाज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा सिर्फ साझा करूंगा, और कानू भाई से थोड़ी लिबर्टी चाहूंगा कि जो टॉपिक है व्हाट एंड वाई, इसमें अगर व्हाट वाई एंड हाउ अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा सार्थक होगा। थैंक यू दादा। उड़ीसा के परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत प्रोग्राम किए उड़ीसा के अंदर में, मैंने और एक सवाल मैंने हर जगह पूछा है कि भारत के 3 समृद्ध प्रदेशों का आप नाम बताएं जो प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं। तो एक दो नाम आप लोग भी बता सकते हैं, 3 नाम भी बता सकते हैं आप लोग भी बताइए। भारत के 3 समृद्ध राज्य जो हमें दिखते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। ऑप्शन मैं दे रहा हूं मेरे से। दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर सिटीज। अब आप ये देखिए कि ये कितना दुर्भाग्य है कि इस उड़ीसा में मैंने सवाल पूछा और कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि उड़ीसा इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जबकि आप मेरे से पूछो तो इसलिए नहीं कि मैं उड़ीसा की धरती पे खड़ा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं और कहीं भी कह सकता हूं कि भारत के अगर 3 सबसे समृद्ध प्रदेश कोई हैं तो वो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप जो भी नाम लेते हो, ऑलमाइटी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, परम पुरुष, व्हाटएवर यू से, उसने जिस इन तीनों जगहों को जितनी चीजें दी हैं उतना भारत के किसी प्रदेश को परमात्मा ने नहीं दिया है, नवाजा है, ऑलमाइटी ने नहीं बख्शा है। और तब हम अपने प्रदेश को नहीं कहते कि हमारा प्रदेश जो है सबसे समृद्ध प्रदेश है। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जो गरीबी हम देखते हैं, जो हम जीते हैं, उससे लगता है कि हम बहुत ही पीछे हैं या हम समृद्ध लोग नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। आंकड़े कैसे गवाही देते हैं? उड़ीसा की जनसंख्या 4 करोड़ 20 लाख और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा इज पुअर। 4 करोड़ 20 लाख में 1 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा या गरीब हैं। तो ये दोष वही फिर घूम फिर के आता है कि जिस प्रदेश के पास में बॉक्साइट, कोल, कॉपर, क्या बोलते हैं, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, आयरन ओर, मैग्नीज, क्वार्ट्ज, जेमस्टोन, क्या नहीं है। बैतरणी, इंद्राणी, स्वर्ण रेखा, महानदी, सारी नदियां आपके पास में, जंगल आपके पास में, और 4 करोड़ 20 लोग ईमानदार और कर्मठ लोग, मेहनत कश लोग, उसमें कुशल लोग भी हैं, जो स्किल्ड लेबर कहा जाता है, पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण, और बावजूद उसके हम अपने राज्य को नहीं कह पाते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि उसने कोई भेदभाव नहीं किया, यहां की व्यवस्था ने हमारा शोषण करके हमें ऐसा बना दिया है कि हम उस प्रदेश के नागरिकों के भी नहीं कहते कि हमारा प्रदेश सबसे समृद्ध है। और एक छोटा सा आंकड़ा और देख लीजिए आप, 4 करोड़ 20 लाख की आबादी उड़ीसा की, और इसका जीएसडीपी कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बोलते हैं, कितना है? 110 बिलियन। 110 बिलियन 4 करोड़ 20 लाख लोगों की जीएसडीपी। और भारत का जो सबसे समृद्ध आदमी है उसका अकेले का जो वेल्थ है वो है 120 बिलियन का।
आप अब देख लीजिए कितना बड़ा ये शोषण का तंत्र है या विरोधाभास है कि 4 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए 110 बिलियन और एक इकलौते आदमी का 120 बिलियन डॉलर। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीवादी व्यवस्था ने ऐसा किया है, जिसके कारण लोगों को जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, जिसमें कि अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास आता है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर ये देश स्वतंत्रता का अमृत काल पार कर चुका है, समृद्धि के स्वर्णिम पथ पे चल रहा है, तो ऐसी क्या वजहें हैं कि पिछले 5 साल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। देश अगर इतना ही समृद्धि के घोड़े पे सवार दौड़ रहा है, तो क्यों पिछले 5 सालों में 81 करोड़ में से 1 करोड़ की भी आबादी कम नहीं हुई? भाई आप कह रहे हो ना कि गरीबी रेखा से इतने लोग ऊपर उठे। उड़ीसा के आंकड़े आए कि मल्टी लेवल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से लोग इतने % लोग ऊपर उठ गए। तो ये लोग जो गरीबी रेखा से लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं, तो ये 81 करोड़ का आंकड़ा क्यों अटका पड़ा है? ये क्यों नहीं कम हो रहा है? अगर 5 करोड़ गरीबी रेखा से निकले तो 81 में से भी 5 माइनस करो ना, 76 को, तो तब तो हमें समझ में आए। तो हम समृद्धि के रथ पे सवार भागे चले जा रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दंभ भरने जा रहे हैं। अभी हुए नहीं है, अभी हम 5वें हैं। लेकिन जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जब ये दावा वो लोग करते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब वो लोग हमको एक बार भी नहीं बताते कि हम जो है पर कैपिटा इनकम में 139वें नंबर पे हैं। कहां तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और पर कैपिटा इनकम, जिससे हमारे रोजमर्रा का जीवन चलता है, जिससे हमें खाना पीना सारी चीजें मिलती हैं, वहां हम 139वें नंबर पे हैं। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये व्यवस्था का दोष है और कुछ नहीं है। पॉपुलेशन की बात आती है तो पूंजीपति कहते हैं कि समस्याओं का सबसे बड़ी वजह क्या है? पॉपुलेशन है। लेकिन प्रौत का जो दर्शन है या जो प्रौत की व्यवस्था है, प्रौत की व्यवस्था के अंदर में भारत के 140 करोड़ तो छोड़िए, 200 करोड़ लोग भी हो जाए तब, और दुनिया की आबादी अगर आज 800 करोड़ है, अगर ये 1000 करोड़ भी हो जाए तब भी यह धरती, इस धरती के संसाधन उसको सस्टेनेबल बनाती है। अगर हम रिसोर्सेज का दुरुपयोग ना करें, उसको एक्युमुलेट ना करें, बल्कि सबके कल्याण में, सबके वेलफेयर के लिए उनका यूटिलाइजेशन करें। एंड हियर कम्स द प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व, जिसके प्रपाउंडर हम सभी लोग जानते हैं, भारत के महान आर्थिक चिंतक, समाज गुरु, धर्म गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने 1959 में दिया। और 59 से अगर आप जोड़िए तो आज 41 साल उधर और 24 इधर, 65 साल, बहुत समय हमने गंवा दिया है। बहुत लोग ऐसे हुए जिनका जीवन सुखमय हो सकता था, समृद्ध हो सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी कमी से, हमारे आलस से, या हमें जितना एफर्ट करना चाहिए था हमने उतना एफर्ट नहीं डाला, इस वजह से उनका जीवन जो है सुखमय या समृद्ध नहीं हो सका। तो अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है कि हम अपना समय व्यर्थ करें, और इसका सबसे सुलभ तरीका है कि प्रौत को लेके हम जन जन तक जाएं। जब प्रौत के इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही थी तो प्रौत के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने एक दिशा निर्देश दिया। प्रौत का जो दर्शन है वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा दो, ताकि किसी को ये कहने का मौका नहीं मिले कि हमने प्रौत के बारे में तो सुना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, इसी अक्टूबर महीने में राजस्थान में मैं था, जयपुर में, जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे प्रौत आधारित, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट उसका ऑर्गेनाइजर था। पोस्ट प्रोग्राम जब हम लोग बैठे तो HOD प्रोफेसर एस सोमरा, उन्होंने कहा, राजेश जी प्रौत दर्शन इतना बढ़िया है,
तो सरकार साहब को और प्रौत के दर्शन को भारतवर्ष जानता क्यों नहीं है? उनका यह प्रश्न भारतवर्ष के तमाम प्रौत कार्यकर्ताओं के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि श्री प्रभात रंजन सरकार जी को और उनके दिए हुए प्रौत दर्शन को भारतवर्ष क्यों नहीं जान रहा है। तो यह एक मौका है हमारे भी अपने इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण करने का, कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी करें कि क्या हम अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में, पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में, कहीं प्रौत के दायित्वों के निर्वहन में हम में कोई कमी तो नहीं आ गई। मैं पीछे अगस्त में बरगढ़ जिले में कुछ प्रोग्राम थे प्रौत के, मैं आया हुआ था, पाइक मिल में प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम के डिटेल्स मैंने थोड़े से फेसबुक पे डाले थे। तब भी मैंने वहां लिखा था, पहली लाइन थी मेरे फेसबुक के उस पोस्ट की, उड़ीसा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, फर्टाइल प्लेसेस फॉर द प्रौत रिवॉल्यूशन। भारतवर्ष की धरती पे अगर कोई 1, 2, 3 जगह होंगे जो सबसे ज्यादा प्रौत आंदोलन के लिए सुटेबल है, वो धरती है आपकी धरती, उत्कल समाज की धरती, कौशल समाज की धरती, नागपुरिया समाज की धरती, छत्तीसगढ़ी समाज की धरती। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्टाइल लैंड है, बहुत परमात्मा ने आपको नवाजा है हर चीज से, जंगल, पहाड़, नदी, मिनरल माइंस और सारी चीजों से। प्रौत रूपी आपको दर्शन भी दे दिया, वो आपको बीज भी दे दिया। तो खेत बहुत बढ़िया है, बीज जो है, दर्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर फसल नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हम किसान लोग जिनको प्रौत की खेती करनी है, जिसको प्रौत का बीज जाके हर जगह डालना है, हम अपने काम में कोताही कर रहे हैं, हम अपने काम से काम चोरी कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता यही होगी कि हम अपने आप में एक संकल्प लेके यहां से जाएं कि नहीं, अभी तक जो हुआ, हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बड़ा करेंगे, उत्कल समाज की इस धरती से हम कुछ ऐसा पैगाम देंगे जिससे ना सिर्फ उत्कल समाज या कौशल समाज, बल्कि भारत के 44 समाजों के साथ साथ दुनिया के जितने भी समाज हैं, वहां पे भी एक, क्या बोले उसको, इम्पेटस मिले, उसको एक गति मिले। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और जो मैंने कानूदा से लिबर्टी मांगी थी कि उसमें हाउ ऐड कर दिया जाए, तो ये सब्जेक्ट है कि प्रौत जन जन तक, तो ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि सिस्टम इतना खराब हो चुका है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में किसी के लिए कोई स्कोप नहीं है, जो इन्होंने बहुत बढ़िया से इस्टेब्लिश कर दिया। तो अगर चीजें हमें चाहिए, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, या किसान को अपने उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, 100% एम्प्लॉयमेंट या काम, तो ये सारी चीजें पूंजीवादी व्यवस्था में असंभव है। उसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई व्यवस्था दे सकती है, क्योंकि बाकी की जितनी आर्थिक अवधारणाएं थी वो सारी फ्लॉप हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। आप कोई भी नाम लीजिए, वो आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करता, वर्केबल नहीं है। जो तथाकथित साम्यवादी देश हैं भी, जैसे चाइना है या आपका नॉर्थ कोरिया है या क्यूबा, कुछ हद तक वियतनाम, ये देश भी अपने इकोनॉमिक मॉडल में कम्युनिज्म का पालन नहीं करते हैं। चाइना भी WTO का मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, IMF का मेंबर है, उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और ये पूंजीवादियों ने, पूंजीपतियों ने क्यों चाइना को बना दिया दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन हब? क्योंकि उनको सस्ते से सस्ते में अपना प्रोडक्शन चाहिए था, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे चलता है। तो ये बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है कि पूंजीवादी व्यवस्था में 800 करोड़ लोग जो इस धरती पे बसते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, एक्सेप्ट दोज हैंडफुल ऑफ पीपल जो अपनी पत्नी के बर्थडे पे यॉट गिफ्ट कर सकते हैं, हवाई जहाज गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे चंद लोगों के अलावा बाकी किसी का भविष्य नहीं है। तो जब नहीं है तो हमें अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट, नो वे आउट। सिर्फ और सिर्फ प्रौत ही हमारा रास्ता है, प्रौत इकलौती पैनिसिया है। तो हम जन जन तक पहुंचेंगे कैसे? तो जन जन तक पहुंचेंगे कैसे, उसका भी कोई एक रोड मैप होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो आजकल क्या है,
हमें भी बच्चों को जॉब के सपने देखते हैं कि बच्चे पढ़े लिखें, तो हम भी अपनी मातृभाषा से शुरू नहीं करते हैं, हम भी बच्चों को एबीसीडी पढ़ाना शुरू करते हैं। और जब किसी विषय पे बोलने की बात होती है तो भी हम मजाक में कहते हैं अरे उसको तो उस सब्जेक्ट का एबीसीडी तो पता नहीं है और आ गया बोलने के लिए। तो मैं जो है प्रौढ़ जन जन तक के और ले चलता हूं आपको इसी एबीसीडी के माध्यम से। ए इज अवेयरनेस कैंपेन्स। जन जन तक पहुंचने का सबसे सुलभ रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जन जागरण के कार्यक्रम चलाएं। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा अलग अलग हो सकती है। किसान के बीच में जाएंगे तो किसान की बात करेंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे महिलाओं के समस्याओं और समाधानों की बात करेंगे। लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं। दूसरा बी तो ब्लॉक लेवल तक स्ट्रक्चर हम ले जाने की कोशिश करें। आइडियली तो विलेज लेवल तक होगा, लेकिन प्रौढ़ चूंकि ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट की बात करता है तो उसी को एक बेंचमार्क लेके मैं कहता हूं ब्लॉक लेवल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हम जितना ग्रास रूट पे जाते जाएंगे उतना ही जो है हमारा ये आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा भी और सशक्त भी होगा, मजबूत भी होगा। सो आइडियली विलेज लेवल तक जाने की बात सोचनी है, दिमाग में रखना है, लक्ष्य भी रखना है, लेकिन अभी हम लोग इस फेज में ब्लॉक लेवल तक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करें। और तीसरा सी चीप लिटरेचर। एकदम सुलभ जो साहित्य है प्रौढ़ से संबंधित और वह स्थानीय भाषा में हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। हम फ्री में बांट सके ऐसे हैंडबिल्स हों, छोटे छोटे बुकलेट्स हों जो हम उनसे नॉमिनल चार्ज पे, क्योंकि अगर मैंने ये देखा है कि मुझे बहुत किताबें, चूंकि प्रोग्राम करता रहता हूँ, किताबें जितनी मुझे गिफ्ट में मिली हैं उन सारे लेखकों से क्षमा याचना सहित मैं कह रहा हूँ मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन किताबों को मैंने खरीदा है वो मैंने पढ़ा है। तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की उससे एक उनका भी ना उसके साथ इंटीग्रिटी लगता है, एक लगाव होता है, एक जुड़ाव सा हो जाता है कि नहीं हमने दिया है तो मैं उस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो चीप लिटरेचर लोकल लैंग्वेज के अंदर में बना के, जैसे हम कहीं कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, धरना है, प्रदर्शन है, रैली है, तो हम लीफलेट्स ज्यादा से ज्यादा जो है प्रौढ़ के बात को लेके बांटे। अवेयरनेस कैंपेन में भी जा रहे हैं तो हम अपना जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे। एंड डी, कोई संगठन कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता है अगर आपके पास डेडिकेटेड कैडर्स नहीं है। तो एवरीथिंग इज देयर, बट अगर आपके पास डेडिकेटेड कैडर नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। सो वी नीड डेडिकेटेड कैडर्स। इसमें जो लोग तत्कालीन लीडरशिप की भूमिका में है, अच्छा देखिए लीडरशिप की भूमिका को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। लीडरशिप की जब बात होती है तो हम समझते हैं नेता नामक कोई प्राणी होगा, नेता नहीं, वो व्यक्ति जो उस समय नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं ये इनका दायित्व है कि जो लोग इमर्ज हो रहे हैं उनको पिक करें, उनको प्रमोट करें, उनको मुहिम से ज्यादा मुहिम में अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपना और बेहतर दे सके, ताकि हमारे पीछे भी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन खड़ी रहे, ताकि अगर कल को राजेश और रामेश्वरानंदा रहे ना रहे, लेकिन हमको पता है कि कान्हूदा और केसर जी हैं तो ये प्रौढ़ का कारवां चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सो वी नीड डेडिकेटेड कैडर्स एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप टू ग्रूम देम, टू डेवलप देम, टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज एज वेल। जहां तक हो सके हम उनको संसाधन भी प्रोवाइड करें। और जब इतना कुछ होगा तो आप मान के चलिए कि एबीसीडी से तो सिर्फ काम होगा नहीं, तो इसमें 2 चीज जोड़ने की लिबर्टी और लेता हूं, वो है ई और एफ। ई और एफ में हम लेते हैं इफिशिएंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। देखिए किसी भी कार्यक्रम की सफलता ना उसके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे निर्भर करता है। वो यही प्रोग्राम शायद इससे कम बेहतर हो सकता था, लेकिन यहाँ की टीम ने सोचा, डिसाइड किया कि नहीं, और इनके सहयोग से हमें जगह मिली, सब चीज है, तो इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड।
सब लोग वेल प्रिपेयर्ड आए हैं। जो स्पीकर्स थे उनको पहले बता दिया गया था कि आपका टॉपिक क्या होगा, आपको बोलना क्या है, तो सब वेल प्रिपेयर्ड हैं, कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, सब अपनी बात को रख रहे हैं। और कहते हैं कि आधी जीत तभी हो जाती है जब आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखते हैं। तो हमारी अगर प्लानिंग इफिशियंट है और हम उसको इक्वली इफिशियंटली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा लड़ाई हम जीत जाते हैं। एंड एफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफ इज फॉर फाइनेंस। संसाधन तो चाहिए। आज अगर यही प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो बिना सपोर्ट और संसाधन के ये संभव नहीं है। उसमें जो लोग भी, देखिए इसमें भी दो पक्ष हैं। एक होते हैं कैडर्स, जिनके पास समय होता है, वो जा सकते हैं, कहीं भी आंदोलन में भाग ले सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन तब उनके साथ चैलेंज क्या होता है कि वो समय तो दे रहे हैं, तो फिर उनका जो एक जॉब का पार्ट है या लाइवलीहुड का पार्ट है, या जो उनका काम, अगर मान लीजिए पुश्तैनी कोई बिजनेस भी है, तो वो फिर उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता है। एक बैलेंस बना के, एक प्रमा जिसकी बात की प्रभुत्व प्रणेता ने, वो रख के किया जा सकता है। लेकिन जो कैडर 100% समय देगा, तो कहीं ना कहीं उसको फिर एक बैकअप चाहिए होगा। तो उसमें फाइनेंस के लिए हमारे पास में एक, तो जैसे जैसे ये जन जागृति बढ़ेगी, एक्चुअली एक प्रॉब्लम मैं बताऊं कहां आती है। एक हम लोगों का ना माइंड ब्लॉक है। हम पहले ही सपने देख लेते हैं कि 5-10 करोड़ रुपया होता ना तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। 5-10 करोड़ रुपए ना किसी पेड़ में उगते हैं ना, आते हैं। और ये जीवंत उदाहरण है, कभी इनसे मिलके पूछ लीजिएगा कि एक बार में 5 करोड़ रुपया कभी नहीं आता है। वो शुरुआत करनी पड़ती है जब आप चलने लगते हैं। तो जब आप चलना शुरू करते हैं, तब आपके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, और वो लोग जो आपके आंदोलन से सहमत हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों से या जरूरतों से आपको समय नहीं दे रहे, तो वो आपको संसाधन से या पैसों से आपको मदद करेंगे। सो आपका एक जो ना टीम ऑफ सिंपैथाइजर्स भी तैयार होगा। और कैसे लोग इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं, शायद कानूदा को याद होगा, दिल्ली में पीबीआई के कन्वेंशन के बाद हम लोग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जंतर मंतर में धरने पे बैठे थे। और जो लोग दिल्ली गए हैं, जंतर मंतर का जानते हैं कि एक बीच की सड़क है, और कुछ लोग इधर धरने पे बैठते हैं, कुछ लोग अपोजिट साइड में। हमारा यहाँ पे धरना चल रहा था विदर्भ राज्य की मांग को लेके, और बिल्कुल डायगोनल अपोजिट वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉइज कुछ अपनी मांग को लेके वहां पे धरना कर रहे थे। और जब उन लोगों ने कुछ देर के बाद उनको दे सेंस्ड किया, रही है तो विदर्भ राज्य की मांग के लिए हो रहा है, तो विदर्भ के जो निवासी, जिनका प्रभुत्व से कोई सारोकार नहीं था, वो लोग इधर आ गए कि अरे विदर्भ राज्य की मांग के लिए है, थोड़ी देर हम इधर भी बैठेंगे। तो जब कॉज आपका कनेक्ट करता है ना, तो फिर लोग जो है आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। इसके लिए किसी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। और एक चीज मैं लास्ट बताऊं, वो प्रभुत्व का काम कर रहा हूं, लेकिन पहली बार मुझे अपने प्रभुत्व के काम पे थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ कि यार मैंने कुछ किया है। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, वो अच्छा काम करने का एक जो अपना पर्सनल एक फीलिंग होता है, आप इसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी कह लो। अभी मैं नेपाल में था। नेपाल में एक पार्टी है, आ रही है, आम आदमी पार्टी की तरह, जो शुरुआती दिनों की आम आदमी पार्टी होती थी, वैसे ही यंग डायनामिक लोग हैं, अपने अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं। और उनकी पूरी जो कोर कमेटी है, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा जी थी, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र परिहार जी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष प्रधान जी, पूरी सेंट्रल कमेटी और सारे स्टेट हेड्स थे। और मैंने जब प्रभुत्व के बारे में उनसे साझा किया, वो 1 घंटे का क्लास था। पोस्ट प्रोग्राम उन लोगों का यही ऑब्जर्वेशन था कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, और आने वाले समय में हम लोग कम से कम 2 से 3 दिन का जो है वो प्रभुत्व का वर्कशॉप करेंगे। तो प्रभुत्व के दर्शन में वो शक्ति है जो दुनिया की सारी समस्याओं का व्यवहारिक निदान देता है। There is nothing utopian, nothing bookish, nothing किताबी ज्ञान. Everything is workable and practical. Just we need to go ahead. हमको सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्हीं प्रभात रंजन सरकार जी की लाइनों को कहता हूं, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और हमारी सारी चीजें कलेक्टिविटी में है।
सामूहिकता में है। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है। हाँ, एक स्ट्रक्चर अगर बनेगा उत्कल समाज का तो कोई उसके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, केंद्रीय सचिव हो सकते हैं, ये एक है प्रोसेस है। बट प्रौढ़ प्रणेता के सिस्टम में सब चीज सामूहिकता में है, कलेक्टिविटी में है, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए है। तो जब हम कलेक्टिव वेलफेयर के लिए आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात हमारी चीजों को बेहतर करने के लिए, सफलता दिलाने के लिए काम करेगी और हम सफल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस हमें एक जिद पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं अंत में बात खत्म करने के पहले कि उत्कल समाज और कौशल समाज से अच्छी कोई धरती नहीं है जहां प्रौढ़ का आंदोलन एक बड़ा रूप ले, एक बड़े शेप में आए, जो दुनिया भर के समाज आंदोलनों को प्रभावित कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।